माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 8 तारीख को राज्य की यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 14वीं विधानसभा का चौथा बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है और कई माननीय सदस्यों ने उस पर चर्चा करते हुए इस बजट के सभी सकारात्मक पहलू इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता के सामने रखने का प्रयास किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब राज्य की मुख्यमंत्री जी सदन में बजट प्रस्तुत कर रही थी उन्होंने बजट प्रस्तुत करते समय इस सदन के माध्यम से जो पक्ष राजस्थान के सामने रखने का प्रयास किया और ऐसा केवल इस बजट में नहीं, लगातार पिछले 3 बजटों में उन्होंने राजस्थान की वित्तीय स्थिति की चर्चा की। पिछली सरकार के 5 साल में राज्य की आर्थिक स्थिति कितनी विकृत हो चुकी है, ये सबके सामने है। और सरकार संभालने के बाद लगातार इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने पैरा नंबर 3 में पढ़ा है कि प्रदेश के सुनियोजित एवं समग्र विकास की आधारशिला के रूप में दिसंबर 2013 में प्रस्तुत किए गए विजन 2020 को आधार मानते हुए प्रदेश निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। विरासत में मिली चरमराई व्यवस्था, अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण प्रगति का यह सफर अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा। जो प्रदेश के आर्थिक हालात थे वो आज भी प्रदेश के विकास की रफ्तार में एक चुनौती बनकर खड़े। मैं समझता हूं कि जिस सच्चाई के साथ लगातार राज्य की मुख्यमंत्री जी लगातार 4 साल से काम कर रही है, अपने आप में एक मिसाल है। और इन चुनौतियों भरे माहौल में भी उन्होंने किस प्रकार से एक बेहतर वित्तीय प्रबंधन राजस्थान को देने का प्रयास किया। विगत 3 वर्षों में कर राजस्व में 57% की वृद्धि की, जहां 14-15 में वास्तविक आंकड़ों में राज्य सरकार को 58,479 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। 17-18 के अनुमानों में 91,747 करोड़ रुपए अनुमानित राजस्व इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा। इन सबके बाद भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक गंभीर सवाल हम सबके सामने है कि अगर हम आज ईमानदारी के साथ चर्चा करना चाहते हैं राज्य के वित्तीय हालातों को लेकर, पिछली सरकार ने बिजली कंपनियों पर 80,000 करोड़ का कर्जा कर दिया और राजस्थान की बिजली कंपनियां डूब न जाए। वो राजस्थान का आम बिजली उपभोक्ता जिसके प्रति सदन और सरकार सबकी जिम्मेदारी है, उसके सामने कोई बिजली संकट खड़ा न हो जाए। 62,000 करोड़ रुपए का कर्जा राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार के ऊपर लिया और हर बार उन्होंने इस बात को रखा, पिछले बजट में भी रखा, इस बार भी रखा कि राज्य की वित्तीय स्थिति बिजली कंपनियों का भार सहित और भार रहित
इन सब के बाद भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। कर्ज रुक नहीं रहा, कर्ज लगातार बढ़ रहा है। पिछली सरकार ने 1,24,000 करोड़ का कर्जा कर दिया, 80,000 बिजली कंपनियों पर हो गया। 3 सालों में भी लगातार कर्ज का मीटर चलता रहा। फिर कोई अगली सरकार आए, ये मौका पाए, कर्जा लगातार बढ़ रहा है। हमको विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर हमने बिजली कंपनी से 62,000 करोड़ का कर्जा राज्य सरकार पर ले लिया, पिछली सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, ब्याज का मीटर चलता रहेगा, फिर अगली सरकार आएगी, हमको कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करेगी। इन सबके बीच में आखिर हम लोग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर कटघरे में खड़ा करने के बजाय यह हालात पैदा क्यों हो रहे? कभी इस दिशा में जाने का प्रयास नहीं किया, कभी इस दिशा में गंभीर चिंतन करने का प्रयास नहीं किया। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब तक इस दिशा में हम प्रयास नहीं करेंगे, हम राजस्थान के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। आज विकास कितना ही रफ्तार पकड़े, लेकिन राज्य की वित्तीय व्यवस्था कर्ज आधारित व्यवस्था हो गई। इस कर्ज आधारित व्यवस्था में हमको तय करना पड़ेगा कि कर्ज हम ले रहे हैं, स्टेटों की मजबूरी हो गई। पूरे हिंदुस्तान में सभी प्रांतों की कमोबेश ये स्थिति है, लेकिन उस कर्ज का आउटपुट क्या आ रहा है? जब तक इस विषय में विचार नहीं करेंगे तो हम समाधान के रास्तों पर नहीं पहुंच पाएंगे। और इसीलिए पहली बार राज्य की मुख्यमंत्री जी ने, मैं समझता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, आर्थिक सेवाओं पर 60% की बढ़ोतरी की है। कुछ राज्य के वित्तीय हालातों में सुधार हो और उस बजट को 38,651 करोड़ से बढ़ाकर 61,847 करोड़ रुपए का बढ़ा दिया है। मैं समझता हूं क्रांतिकारी पहल है। इस दिशा में हमको जाना ही पड़ेगा, यह विचार करना पड़ेगा, यह चिंतन करना पड़ेगा कि हर 5 साल बाद मतदाता सरकार बदलता है। गवर्नर स्पीच पर माननीय मुख्यमंत्री जी जब बात कर रही थी, जवाब दे रही थी, उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में स्थायित्व लाने के लिए 5 साल में सरकारें बदलने की परंपरा बंद होनी चाहिए। सरकार बदलने की परंपरा बंद करने के लिए हमको संपूर्ण जवाबदेही के साथ काम करना पड़ेगा। और काम किस दिशा में? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगातार पिछले 70-69 सालों से बजट स्टेट का, केंद्र का, सबका सदन में पेश होता है। और जब हम बजट पेश करते हैं तो हमारे केंद्र में राजस्थान का आम आदमी होता है। आखिर हम करना क्या चाहते हैं? जिस राजस्थान के आम आदमी के लिए हम बजट पेश करना चाहते हैं, क्या उधार लेकर उसको संतुष्ट करना चाहते हैं या उधार लेकर उसकी आत्मनिर्भरता बढ़ाना चाहते हैं? यह सवाल आज एक गंभीर सवाल बनकर खड़ा हुआ है। पिछली सरकार ने, जब सरकार जाते समय फ्लैगशिप योजनाओं के नाम पर हम 500 रुपए की पेंशन दे देंगे, हम 750 रुपए की पेंशन दे देंगे, हम घी का डिब्बा दे देंगे, हम दाल चीनी दे देंगे, इस नाम पर जो जनता के धन की, उधार लिए हुए धन की बर्बादी की, वो राजस्थान के लिए आत्मनिर्भरता का रास्ता नहीं था, वो बर्बादी का रास्ता था। और जब तक हम इस बर्बादी के रास्ते को नहीं रोकेंगे, जब तक हम ये तय नहीं करेंगे कि आखिर हमारी जवाबदेही केवल उधार का पैसा लेकर मतदाता के प्रति उधार के भाव या उसको संतुष्ट करके, जब तक उस पर आत्मनिर्भरता के रास्ते पर ले जाने की हमारी कोई क्रांतिकारी योजना नहीं होगी, हर बजट आएगा हमारे सामने ये सवाल खड़े रहेंगे। और इसीलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंभीरता पूर्वक आज विचार करने की जरूरत है। हम बजट पेश करते हैं, सदन की जिम्मेदारी खत्म। क्या ये जो बजट सदन पेश करता है, जिम्मेदारी पूर्वक इस स्टेट की ब्यूरोक्रेसी उस पर काम करती है? लगातार घाटा क्यों बढ़ता जा रहा? जवाबदेही पिछली सरकार की होगी, जवाबदेही हमारी सरकार की होगी।
क्या हमने तय किया कि जो कर राजस्व इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी, क्या कर राजस्व में लीकेज रोकने के लिए जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं, इस सदन द्वारा पारित प्रस्ताव का इंप्लीमेंट करके राजस्थान की जनता के हित में जो काम करने की जिम्मेदार एजेंसी का काम है, कभी हमने मॉनिटरिंग करने का प्रयास किया? हर बार एक नया प्रयोग। फीडर सुधार कार्यक्रम के नाम पर राजस्थान में हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ। क्या बिजली कंपनियों का घाटा रुक गया? अगर इसी प्रकार से हम अधिकारी वर्ग की जवाबदेही तय करने के बजाय उनके बनाए हुए प्रस्तावों पर इस सदन की मोहर लगाते चलेंगे और इस सदन ब्यूरोक्रेसी के द्वारा तय किए गए प्रोग्रामों को आगे बढ़ाने का सिलसिला अगर जारी रखेगा तो हम एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की राजनीति में उलझे रहेंगे, जवाबदेही तय नहीं करेंगे तो हम राजस्थान के उस आम आदमी के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे जो हमको लोक कल्याणकारी सरकार मानकर वोट देता। एक उम्मीद और विश्वास के साथ, और मैंने कई बार इस सदन में कहने का प्रयास किया है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जो मतदाता हमको मत देता है, मत के बदले हमसे वो रिश्वत नहीं मांगता, पैसा नहीं मांगता, भीख नहीं मांगता, उस मत के बदले आत्मनिर्भरता चाहता है, वो राजस्थान का समग्र विकास चाहता है। और हमने क्या कर दिया? उस वोट के बदले हम उसको घी देंगे, उस वोट के बदले हम उसको दाल चावल देंगे, उस वोट के बदले हम उसको CFL देंगे, उस वोट के बदले हम उसको साड़ी देंगे। ये जो परंपरा इस सदन में स्थापित हो गई है, ये जो सरकारों ने परंपरा स्थापित कर दी है, मैं आज बहुत ईमानदारी के साथ उपाध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं कि हम साड़ी देकर, CFL देकर, घी देकर क्या राजस्थान के समाज जीवन में आत्मनिर्भरता ला सकते हैं? क्या जिस उम्मीद और विश्वास के साथ राजस्थान की जनता ने इन सरकारों को चुना है उस विश्वास पर खरा उतर सकते हैं? ये जो परंपरा है पिछली सरकार ने डाली, उसका दंड राजस्थान की जनता ने इस रूप में दिया कि आज मुख्यमंत्री जी ने जब गवर्नर स्पीच पर भाषण कर रही थी तब कहा कि इस राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे छोटा विरोध बैठा हुआ है, यह उनकी नीतियों के कारण बैठा हुआ है। लेकिन आज हमको उन सारी चीजों से सबक लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। आत्मनिर्भरता के रास्ते पर राजस्थान को कैसे ले जाएं, इस दिशा में विचार करना पड़ेगा। और इसलिए मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट के पैरा नंबर 96 में स्वस्थ धरा खेत हरा, ये जो नारा दिया है, इस समय पूरे हिंदुस्तान में माननीय उपाध्यक्ष महोदय इस पर सार्थक काम हो रहा है, सार्थक काम हो रहा है। स्वच्छ धरा खेत हरा, मैंने कई वित्त मंत्रियों के स्टेटमेंट पढ़े माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जेटली जी से लेकर चिदम्बरम जी तक। मानसून अच्छा तो देश की GDP में ग्रोथ होगी। और अभी पिछले दिनों एक लेख आया कि नोटबंदी के बाद भी इन 4 महीनों में जो GDP में स्थायित्व रहा, अच्छा कृषि उत्पाद रहा। उसका कारण हम सब लोग जानते हैं। अच्छा मानसून इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता, अच्छा मानसून इस देश की GDP को बढ़ाता, इस हिंदुस्तान की 80% जनता की परचेजिंग पावर को बढ़ाता। फिर क्यों नहीं हमने उस किसान केंद्रित योजनाओं के आधार पर इस प्रदेश में आत्मनिर्भरता लाने का प्रयास किया? पहली बार प्रधानमंत्री जी ने यह नारा दिया और मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में काम प्रारंभ किया, धरती की उर्वरा क्षमता बनी रहे। और यह बनी रहे इसके लिए आवश्यक है कि उसकी जांच हो, किसान के साथ सरकार सहभागी बनकर खड़ी हो और जांच होकर उसमें किस प्रकार का लवणीय मिश्रण की आवश्यकता कि लगातार भारत के किसान ने पिछले 60 सालों में सरकारों के भरोसे नहीं, अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से इस धरती की उर्वरता क्षमता को बढ़ाया है, अपने आप को आत्मनिर्भर करने का प्रयास किया है। लेकिन एक सैचुरेशन के बाद उस उर्वरता क्षमता को बनाए रखने का दायित्व सरकार का जो बनता है, उस दिशा में मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है कि लगातार किसान की आमदनी दुगनी कैसे हो, और किसान की आमदनी दुगनी करने का एकमात्र चारा आने वाले कुछ सालों में भारत के किसान की आमदनी दुगनी कैसे हो। और भारत के किसान की आमदनी दुगनी करने के लिए हमको आत्मचिंतन करना पड़ेगा। बिजलियों पर कई बार सदन में चर्चा होती रही,
लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूं, हम किसान की आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के लिए उसको पानी बिजली का समुचित इंतजाम करें। और जब पानी बिजली की मैं बात कर रहा हूं तो इस प्रदेश ने बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पाई। मुख्यमंत्री जी ने बहुत बेहतरीन काम किया है, बिजली का उत्पादन बढ़ा, लेकिन आज भी इस राजस्थान के किसान की कतार समाप्त नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी कि उन्होंने आने वाले 2 साल में राजस्थान के किसानों को 1 लाख बिजली का कनेक्शन देकर राजस्थान के किसान की आत्मनिर्भरता के रास्ते को मजबूत करने का प्रयास किया है। ऊर्जा के क्षेत्र में रिसर्जेंट राजस्थान में कई एमओयू किए हैं और नवीन जीएसएस 220, 132, 33 के भी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। बजट घोषणा पत्र में, बजट में मुख्यमंत्री जी ने इसका उल्लेख किया है, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं हमें इस दिशा में जाना पड़ेगा कि राजस्थान के किसान को हम बिजली दें, उसकी आत्मनिर्भरता बनाए रखने के लिए हम पानी का समुचित इंतजाम करें। और इस बजट में व्यापक रूप से सिंचाई परियोजनाओं पर पैसा खर्च करने का प्रावधान राज्य के मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पानी, बिजली, सड़क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इस बजट में प्रावधान किए, राजस्थान को निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता और विकास के रास्ते पर ले जाएगा। कई सारे प्रावधान इसमें किए। मैंने ये जरूर कहा कि हमारी जिम्मेदारी केवल लोगों को संतुष्ट नहीं करने की नहीं, उसे आत्मनिर्भर बनाने की भी है। लेकिन उसके बावजूद भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम इस सच्चाई को जानते हैं कि बढ़ती हुई आबादी के संतुलन में संसाधनों का अभाव और कर्जे की मात्रा को देखते हुए सरकार को जिम्मेदारी से काम करना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी ने भामाशाह बीमा योजना लागू की, सारा राजस्थान जानता है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। आजादी के बाद गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को राहत देने के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिक्की के आंकड़े कहते हैं कि इस मुल्क में 4% लोग गंभीर बीमारी से अपना इलाज कराते कराते बीपीएल हो गए। 4% लोग, उनके घर बिक गए, उनके मकान बिक गए, उन्होंने अपने आप को गिरवे रख दिया, घरेलू नौकर बना दिया। और इतना ही नहीं, उन 4% बीपीएल के अलावा ऐसे अनगिनत लोग जिन्होंने गंभीर बीमारी से त्रस्त होकर इलाज के अभाव में आत्महत्या कर ली। इन चुनौतीपूर्ण माहौल में राज्य की मुख्यमंत्री जी ने भामाशाह बीमा स्वास्थ्य योजना लागू की। 30,000 से लेकर 3 लाख तक का इलाज गंभीर बीमारियों का। और अब आपको किसी सरकारी अस्पताल में नहीं, प्राइवेट अस्पताल में जहां केवल गरीब आदमी उसके सामने जाकर झांक सकता था, अब उसमें प्रवेश करके इलाज भी करा सकता है। मैं इसके लिए राज्य की मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हम सब जानते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेहत के बिना काम संभव नहीं है। सेहत के बिना ऐसा थोड़ी संभव है कि ऐसा वक्ता और कोई सो जाए। सेहत के बिना प्रगति संभव नहीं। और यह शाश्वत सत्य केवल मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया की सच्चाई है। जिन देशों का स्वास्थ्य कमजोर है, वहां की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। और भामाशाह बीमा स्वास्थ्य योजना, हमारा प्रदेश स्वस्थ रहे, प्रदेश के लोगों की सेहत ठीक रहे, प्रदेश के लोगों की कार्यक्षमता ठीक रहे, इसलिए मुख्यमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी कदम। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण योजना अन्नपूर्णा रसोई योजना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोग कहते हैं कि आंध्र प्रदेश की तर्ज पर लाई गई, केरला की तर्ज पर, तमिलनाडु की तर्ज पर। लेकिन माननीय सभापति महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह आज की जरूरत बन गई। 3.5 दशक के अंदर
जब से दुनिया में भूमंडलीकरण का दौर आया, शहरीकरण का प्रभाव समाज जीवन पर कायम हो गया और इसके चलते हुए गांव शहरों में पलायन कर रहे हैं। और गांव का शहरों में पलायन करने के बाद शहरों में रोजगार का संकट आ गया। न केवल रोजगार का संकट आ गया, रहवास का संकट आ गया। और इसीलिए जो राजस्थान का पुरुषार्थी व्यक्ति जो आत्मसम्मान के साथ जीना चाहता है, कई बार पर्याप्त रोजगार न मिलने के कारण वो भूखे सोना मंजूर कर लेता है, लेकिन भीख नहीं मांगता। ऐसे लोगों को कम कीमत पर खाना मिले, कम कीमत पर आत्मसम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ उसको खाना मिले, नाश्ता मिले, ये प्रबंध करके राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने क्रांतिकारी पहल की है। मजाक नहीं किया। हमने देखा 2011 के यूपीए के शासनकाल में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े आए और प्लानिंग कमीशन ने कहा कि 27 रुपया गांव में और 33 रुपया शहरों में कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता, तब कांग्रेस के लोगों ने मजाक किया। जब देश के बुद्धिजीवी वर्ग और पत्रकार और राजनीतिक लोगों ने कहा 27 रुपए में 2 लोग खाना नहीं खा सकते, तब कांग्रेस के लोगों ने कहा, पार्लियामेंट में बयान दिया, अखबारों में बयान दिया, आओ दिल्ली में 10 रुपए में, बॉम्बे में 5 रुपए में हम खाना खिला देंगे। ये मजाक किया। और मजाक भी कब किया कि उस समय यूपीए के प्रधानमंत्री जी ने राज्य के मुख्यमंत्री और सांसदों की बैठक जब 5 स्टार होटल में ली तो पर प्लेट 7,000 रुपए का खर्चा आया। तब उस पार्टी के लोगों को इस हिंदुस्तान के गरीब आदमी का स्तर 5 रुपए 10 रुपए खाने का था, यह उसका सरासर मजाक था। राज्य के मुख्यमंत्री जी ने उनके आत्मसम्मान की चिंता की, उनके स्वाभिमान की चिंता की। वो गरीब आदमी जिसकी जेब अलाउ नहीं करती, वो रोजगार के तलाशते तलाशते गांव से पलायन करके शहर के किनारे चल गया, वो डिवाइडर पर सोता है, धरती की गोद में आसमान की छत के नीचे। अगर उसके पास पर्याप्त पैसे का प्रबंध नहीं हुआ, दिन में रोजगार नहीं हुआ, तो वो शाम को भूखा नहीं सोएगा। दिन में रोजगार मिलेगा तब शाम का चूल्हा जलेगा, तब पेट भरेगा। अब ये बात राजनीतिक लोग भाषणों में न कहें, अगर दिन में किसी को रोजगार न मिला, शाम को चूल्हा न जला, तो उसका पेट कम पैसे में राजस्थान की सरकार भरने की जिम्मेदारी लेती है। और लगातार राजस्थान के कई जिलों में अन्नपूर्णा रसोई योजना प्रभावकारी तरीके से लगातार बढ़ती चली जा रही है। और इसलिए मैं इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे राजस्थान की परंपरा है, लोग धर्मादा चलाते हैं, भंडारे चलाते हैं, उसके बावजूद भी स्वाभिमानी व्यक्ति कई बार मुफ्त का खाना पसंद नहीं करता और इसलिए देर से चलाई, लेकिन बहुत प्रभावकारी योजना राज्य के मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से इस राज्य के हित में चलाई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत क्रांतिकारी काम हुए हैं। बेटी बचाओ में पहली बार राजस्थान में कन्या भ्रूण हत्या पर सख्ती के साथ राजस्थान की सरकार पेश आई है। जितने पिछले 10 सालों में केस बने होंगे, पिछले 3 साल में उतनी ज्यादा रेड करके केस बनाए गए और उसका परिणाम यह हुआ कि लगभग 60,000 से अधिक बालिकाओं को बचाया गया, कन्या भ्रूणों को। और राजस्थान में जेंडर संतुलन अब धीरे धीरे बढ़ने की और ठीक होने की दिशा में चल रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई सारे क्रांतिकारी कदम राज्य के मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाए। कौशल विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर केवल राज्य के मुख्यमंत्री जी नहीं, भारत के प्रधानमंत्री जी और पूरी सरकार काम कर रही है। और कई बार इस सदन में चर्चा हुई कि कौशल विकास इस राष्ट्र की जरूरत है। किस हिंदुस्तान के अंदर पिछली सरकारें इस देश के पढ़े लिखे नौजवान को बेरोजगार और राष्ट्रीय समस्या कहकर अपमानित करती थी। जब से राजस्थान में भाजपा का राज आया, केंद्र में मोदी जी का राज आया, उस पढ़े लिखे नौजवान को राष्ट्रीय संसाधन के रूप में सर्जित करने का प्रयास किया। और मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं राज्य के मुख्यमंत्री जी को। पिछले विधानसभा सत्र में अप्रेंटिस एक्ट लेकर आए। हाथ का हुनर होना चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए, रोजगार मुट्ठी में होना चाहिए। पढ़ने के बाद, डिग्री के बाद भी उसको किस तरीके से कुशल प्रशिक्षक बनाया जाए, इस पर सरकार ने काम करने का प्रारंभ कर दिया। और आज इसी सत्र में एक निजी क्षेत्र में और एक सरकारी क्षेत्र में प्राइवेट विश्वविद्यालय लाकर सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। और इतना ही नहीं, जयपुर के निमराना में जापान इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही, जो विश्व के नवीनतम तकनीकी ज्ञान से राजस्थान के युवाओं को प्रशिक्षित करेगी। मैं समझता हूं कि इस बजट में हम कर्जे को लेकर कितनी चर्चा करें,
अब हिंदुस्तान के कई प्रांतों की आर्थिक स्थिति कर्ज पर आधारित खड़ी हो गई, लेकिन उसमें से कैसे बेहतरीन प्रबंधन करें, उसमें से कैसे राजस्थान की जनता की आत्मनिर्भरता का रास्ता बनाएं, उसमें से कैसे राजस्थान के नौजवान को कुशल कामगार बनाकर किस तरीके से रोजगार उसकी मुट्ठी में हो, इस दिशा में प्रयास करें। मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक कदम राज्य के मुख्यमंत्री जी ने बनाया है। माननीय सभापति महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए। नरेगा में मैं जो बात कह रहा हूं, भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा 60 साल बाद उनका विजन है, उनका चिंतन है। हालांकि नरेगा में राजस्थान ने अपना एक विशिष्ट स्थान देश में पाया है। हम ये भी मानते हैं नरेगा के कारण राजस्थान का पलायन रुका है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने 60 साल बाद राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट लाकर इस हिंदुस्तान के लोगों को गड्ढे खोदने के लिए तैयार किया। 60 साल बाद अगर हम आत्मचिंतन करते, मूल्यांकन करते कि 60 साल में भारत कहां पहुंचा है, तो 60 साल बाद हम अगर आत्मसम्मान के साथ कह पाते कि हम दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में जाकर खड़े हो गए। हमारे यहाँ के गरीब से गरीब आदमी की परचेजिंग पावर एक लिमिट से ज्यादा है, तब हमको फक्र होता कि हम डेमोक्रेसी की व्यवस्था में जिस विश्वास के साथ जनता ने हमें सैकड़ों 50 सालों तक जनादेश दिया है, हमने उस जनादेश का सम्मान किया है। लेकिन इससे बड़ा जनादेश का अपमान क्या होगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय? 60 साल बाद यह चिंतन हो कि हिंदुस्तान के लोगों के सामने रोजगार की गारंटी कैसे दी जाए, और रोजगार की गारंटी का एक्ट पास करने के बाद लोगों को गड्ढे खोदने में लगाओ, लोगों को मिट्टी उठाने में लगाओ। मिट्टी उठाना, गड्ढे खोदना कोई शर्म की बात नहीं है। ये स्वावलंबन है, पुरुषार्थ है, खेत में वर्षों से काम करता रहा, ये हमारा सनातन वर्ग है, परंपरागत वंशानुगत वर्ग है। लेकिन सरकार से वोट देते समय, लोक कल्याणकारी सरकार से उम्मीद करता है व्यक्ति, उसकी आत्मनिर्भरता सुदृढ़ होनी चाहिए, और उसकी आत्मनिर्भरता सुदृढ़ होने के संपूर्ण उपाय सरकार करे, इस बारे में गंभीर चिंतन होना चाहिए। नरेगा में 100 रुपये की मजदूरी, इसका गंभीर चिंतन नहीं है, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने विकल्प देखे कि हम कुशल कामगार बनाएंगे। हम कुशल कामगार के साथ कौशल प्रशिक्षण बढ़ाकर देश की नौजवान पीढ़ी को इस रूप में तैयार करेंगे कि उसका आत्मनिर्भरता का रास्ता स्वयं चुन ले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में कोटा के मेडिकल कॉलेज को 30 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। 30 करोड़ रुपए की राशि मेडिकल कॉलेज के लिए दिए। लेकिन मुझे तकलीफ है, मुख्यमंत्री जी ने 30 करोड़ रुपए में न्यू मेडिकल कॉलेज के द्वितीय तल को बनाने का इस बजट में प्रावधान किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं। और उन्होंने 8 करोड़ का प्रावधान किया है कि किडनी ट्रांसप्लांट जैसे काम अब कोटा के मेडिकल कॉलेज में हो। लेकिन मुझे तकलीफ है माननीय सभापति महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, अधिकारियों ने किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह पढ़वा लिया कि कोटा के महाराव भीम सिंह चिकित्सालय की 2 यूनिट्स बाद में मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दी जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हिंदुस्तान की परंपरा रही है। विश्वविद्यालय और चिकित्सालय क्रमोन्नत होने चाहिए, उन्नत नहीं होने चाहिए। विश्वविद्यालय और चिकित्सालयों में विश्व स्तरीय तकनीकी आनी चाहिए, उनका डिमोशन नहीं होना चाहिए। और मैं जिस महाराव भीम सिंह चिकित्सालय की बात कर रहा हूं, न जाने कितने दशकों से लाखों लोगों को जीवन दिया, और लाखों लोगों को जीवन नहीं दिया। उसने न केवल अमीर का इलाज किया, फटी जेब भी अगर कोई व्यक्ति आया तो कोटा के महाराव भीम सिंह चिकित्सालय ने उसका इलाज किया है। कोटा उसकी
प्रगति की मन्नत मांगता है, दुआ करता है कि महाराव भीम सिंह चिकित्सालय आगे बढ़ना चाहिए, उसमें और उन्नति होनी चाहिए। लेकिन अधिकारियों ने बजट में कहलवा दिया कि महाराव भीम सिंह की चिकित्सालय की 2 इंडोर यूनिट मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दी जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करूंगा आपके माध्यम से कि बजट पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपना जवाब देंगे तो निश्चित रूप से इस विषय में कोटा की जनता को भरोसा देंगे कि कोटा का महाराव भीम सिंह चिकित्सालय, जिसके लिए लोग मन्नत मांगते हैं, दुआ मांगते हैं, वो उन्नत नहीं होगा, वो बढ़ेगा और बढ़ना ही नहीं चाहिए। बल्कि मैं एक विश्वास के साथ कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि कोटा का महाराव भीम सिंह चिकित्सालय कमजोर होने के बजाय सुदृढ़ होना चाहिए। कोटा राजस्थान का सबसे तीव्र गति से बढ़ता हुआ प्रदेश है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 2001 और 2011 सेंसस आपके सामने रख रहा हूं। 2001 के बाद 2011 में जो ग्रोथ, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ आपकी राजधानी की रही है 31%, जोधपुर की रही है 23%, उदयपुर की रही है 15%, अजमेर की रही है 11%, और जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ 2001 के बाद 2011 के सेंसस में मेरे कोटा शहर की रही है 44.3%, जो इस गति से बढ़ रहा है, देश की राजधानी की रफ्तार से बढ़ रहा है। और केवल आबादी नहीं, वहां पर प्रचुर मात्रा में पानी है, बिजली है, संसाधन है। वो एनसीआर का मैग्नेट सिटी है वैकल्पिक के रूप में, और उस मैग्नेट काउंटर मैग्नेट सिटी में हम सुविधाएं बढ़ाने के बजाय घटाने की बात करें, मैं समझता हूं इससे बड़ी चिंताजनक बात कुछ नहीं हो सकती। आबादी का फ्लो केवल वहां बढ़ नहीं रहा, इसके अलावा इस मुल्क से 2 लाख से ज्यादा बच्चे वहां पर आबादी के अलावा वहां आकर रहते हैं, वहां आकर बसते हैं। इन तमाम लोगों की चिकित्सीय सुविधा के बारे में हमको गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, और जब तक हम इस पर गंभीरतापूर्वक बात नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कोटा के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। बल्कि आने वाले समय में जिस प्रकार से एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अलावा जयपुरिया अस्पताल में मेडिकल कॉलेज की बात, कोटा का महाराव भीम सिंह चिकित्सालय कोटा की बढ़ती हुई ग्रोथ के हिसाब से एक नए मेडिकल कॉलेज की मांग करता है कोटा में, न कि उसके किसी विभाग को बंद करके उसको कमजोर करने की। भीम सिंह चिकित्सालय कोटा की आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है। सैकड़ों सालों से आज सबसे ज्यादा उम्र का व्यक्ति शहर का पैदा हुआ है, उसने महाराव भीम सिंह चिकित्सालय को वहां का सबसे बड़ा चिकित्सा इकाई के रूप में देखा है। और आज भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में 400 बेड स्वीकृत होंगे। महाराव भीम सिंह चिकित्सालय में 434 बेड के अलावा के अगेंस्ट 700 बेड की क्षमता से काम कर रहे हैं, 700 बेड की क्षमता से। अच्छा होता कि हम उसकी बेड क्षमता बढ़ाने की बात करते, अच्छा होता। बजट में बहुत सारी घोषणाएं की, अच्छी घोषणाएं की, लेकिन इन सब के बाद हमारा कदम सुधारवादी होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए। विश्वविद्यालय और मेडिकल की यूनिवर्सिटीज मेडिकल के संस्थानों का अवमूल्यन, डिमोशन प्रगति का सूचक नहीं है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि महाराव भीम सिंह चिकित्सालय को निश्चित रूप से मजबूत किया जाना चाहिए। कोटा में 850 करोड़ की पेयजल योजना की घोषणा की, तुरंत उस पर काम प्रारंभ होना चाहिए। पिछली सरकार में इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुए। 400 कॉलोनी जैसी है जो बिना पानी के तरस रही है एग्रीकल्चर की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एनसीआर से लोन लेकर उसमें काम पर आगे बढ़ने का जो अनाउंसमेंट किया है, स्वागत योग्य कदम है। मैंने माननीय उपाध्यक्ष महोदय कई बार सवाल उठाया, कोटा की अदालत छोटी पड़ने लगी। मैंने मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को भी सुझाव दिया कि पास में ही सेंट जॉन्स स्कूल जो बंद हो गया, वो अदालत परिसर से 4 गुना की कैपेसिटी की जमीन है, उसको एक्वायर करके कोटा की अदालत को विस्तार किया जाना चाहिए। और जब वो एक्वायर होगा, कोटा की डिस्ट्रिक्ट अदालत का विस्तार होगा, हमारे पास गुंजाइश होगी। जो कोटा पिछले लगातार 20 सालों से हाईकोर्ट ब्रांच की मांग कर रहा है, हमारे पास उसकी भी उस जगह पर गुंजाइश होगी। निश्चित रूप से इस दिशा में भी सकारात्मक प्रयास होने चाहिए। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने
कुछ अदरसिला और बूंदी की एक मस्जिद, उनके विकास टूरिज्म की दृष्टि से घोषणा की। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि हम जिस कोटा में रहते हैं उस कोटा के नंदग्राम में मथुराधीश जी का स्थान है, और यह हिंदुस्तान का सारा पुष्टि मार्ग ये जानता है कि जो नाथद्वारा में धार्मिक टूरिज्म इस राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है, वो नाथद्वारा की पीठ पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में द्वितीय नंबर की पीठ है। और इस मुल्क में अगर प्रथम पीठ प्रथमेश अगर कोई है पुष्टि मार्गीय तो कोटा का मथुराधीश मंदिर है। उसके डेवलपमेंट पर अगर 100 करोड़ रुपए भी सरकार घोषित करे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस रोज मथुराधीश को प्रथमेश के रूप में इस मुल्क में स्थापित करने की बात होगी, धर्म की खेती जिसको हम कहते हैं, कोटा के लिए एक आध्यात्म रोजगार का जरिया बन जाएगा। धार्मिक टूरिज्म इतना बढ़ जाएगा नाथद्वारा से 10 गुना ज्यादा। इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से घोषणा करनी चाहिए। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा शहर स्मार्ट सिटी में भी आ गया, अमृत योजना में भी कवर है, शहर में बहुत बड़ी पार्किंग की व्यवस्था है, एयरपोर्ट की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हम कोटा की जयपुर से कनेक्टिविटी करेंगे, लेकिन कोटा बहुत बेचैन है, एयरपोर्ट को लेकर बहुत उत्सुकता हो रही है। अब उसे एयरपोर्ट चाहिए, इस दिशा में जितना जल्दी हो गंभीरतापूर्वक प्रयास होने चाहिए। और शहर की पार्किंग व्यवस्था को लेकर जितना जो कुछ भी किया जा सकता है निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक विषय और आज आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। इस मंच के माध्यम से हम सब लोग सदन में आते हैं, आसन की तरफ तो झांकते हैं, लेकिन आसन के आसपास झांकने की कोशिश नहीं करते। हिंदी में लिखा है सभा में या तो प्रवेश ना किया जाए, यदि प्रवेश किया जाए तो वहां स्पष्ट और सच बात कही जाए, क्योंकि वहां न बोलना और गलत बोलना दोनों सी स्थितियों में मनुष्य पाप का भागीदार बन जाता है। और मैं इस बात के लिए राज्य के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जब जब भी उन्होंने बजट पेश किया, सैद्धांतिक रूप से इन चुनौतियों को स्वीकार किया कि राज्य की आर्थिक स्थिति विकट है और इन विकट स्थितियों में से हमको किस तरीके से अपना रास्ता बनाना है, ये पूरे राजस्थान को इससे रूबरू कराने का प्रयास किया। लेकिन हमारा दायरा बहुत सीमित हो गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम जब चर्चा करते हैं तो फिर हमारा दायरा केवल चर्चा में एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करना रह गया, एक दूसरे की कमजोरियां निकालने रह गई। राजस्थान की सदन की परंपराएं खत्म हो रही है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान परंपराओं का, गौरवशाली परंपराओं का प्रदेश है। विजय सिंह पथिक और कुमार आनंद इस राजस्थान के नहीं थे, लेकिन इस राजस्थान के हित में लड़े तो यहाँ के लोगों ने उनको नेता माना, सम्मानित किया उन्होंने। और 70 साल बाद जब उन लोगों के बलिदान और त्याग के आधार पर देश में लोकतंत्र आया, तो व्यवहारिक और सैद्धांतिक रूप से हमने इस लोकतंत्र के पक्ष को मजबूत करने का प्रयास नहीं किया। हम केवल हमारी बहस का दायरा, हमारी चर्चा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तक सीमित हो गई। हमारी बहस और हमारी चर्चा का दायरा क्या हमसे पढ़वाया जा रहा है, किस पर हमसे चर्चा करवाई जा रही है, जवाबदेही केवल हमारे ऊपर लेने तक सीमित रही। लेकिन वर्किंग एजेंसी इसके लिए जवाबदेही है, इसकी पालना सख्ती से कभी करवाने का प्रयास नहीं किया। और उसका परिणाम क्या हुआ? माननीय सभापति महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रति लोगों का विश्वास कमजोर हुआ है। और जनतंत्र में इन इमारतों का, इन इबादतों का स्थान मजबूत रहेगा तो जनतंत्र मजबूत रहेगा, भरोसा कमजोर होगा तो जनतंत्र कमजोर होगा। और हम सब लोग, ये सारी व्यवस्था लोगों के विश्वास पर टिकी है। और इसीलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सर्वे आया है, हमारी इस लच्चर व्यवस्था, हमारे दायरे में बोलने की व्यवस्था, इसके बाद दुनिया के कई देशों में एक सर्वे हुआ है, दुनिया में प्रजातांत्रिक देशों की इस दुर्बलता से निराश जनता अब ताकतवर शासक चाहती है। और यहां तक कह दिया कि हमें ऐसे दुर्बल प्रजातंत्र से तानाशाह मंजूर है। यह एक सर्वे में आया दुनिया के कई देशों में।
हमारे यहाँ के लोगों की भी मानसिकता कुछ इस तरीके की बनती जा रही है। ये हम सब लोगों के लिए सबक है, हम सब लोगों के लिए चुनौती है, एक सीख है कि हम सब लोग मिलकर इस सदन में चर्चा करते समय, फैसले करते समय उस गरिमा को, उस मर्यादा को, इस राजस्थान की सनातन परंपराओं को, इस सदन की परंपराओं को मजबूत कैसे बनाए, और न केवल मजबूत बनाए, वो मतदाता जो हमको लोक कल्याणकारी सरकार के रूप में जनादेश देकर इस सदन में भेजता है, उसके विश्वास को कैसे जिंदा रखें, इस दिशा में जब तक चर्चा नहीं होगी और केवल स्कोरिंग हमारी चर्चा का आधार बनेगा, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करना हमारी चर्चा का आधार बनेगा, हमारे प्रति विश्वास में कमी आती रहेगी, और विश्वास में कमी लोकतंत्र के लिए घातक है। इन संकेतों से हमको रूबरू होकर सावधान होने की आवश्यकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उप मुख्य सचिव जी की पर्ची आ गई है, संक्षिप्त करें। मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आपने मुझे इतना समय दिया। हम सब लोगों को मिलकर इस सदन की गरिमा की और प्रदेश के हालातों से, किस तरीके से चुनौतीपूर्ण हालातों से हम सब लोग मिलकर निपटें, कि इस जनतंत्र की, सदन की, सरकार की साख बने और जनता का विश्वास भरोसा बना रहे, इसके लिए सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रताप सिंह जी।